Today I'll start with week 2. Just clarify to me, no one will be unmuting today. You need to make it look like a live and interactive session. So reply. Screen is not visual. Yes? Screen is not visual. हाँ, I was waiting for you guys to reply. Now when I ask something, just give me a reply. So the lecture 2.1 was regarding describing categorical data. Categorical data is the alphabetical data related to alphabets. It is of two types. Tell me which two types. Nominal and ordinal. Yes, very good. Nominal and ordinal. So in nominal, there is no order. Like if I ask your favorite fruit, so some people will answer apple, some will answer mango, banana. But if I answer your degree level, so it has an order: foundation, diploma, and degree level. So today we'll be studying about firstly frequency distribution. ये हमने पहले भी करा हुआ है 6th 7th क्लास में, टैली मार्क्स। तो मतलब इसमें एक डेटा देते हैं ऐसा सा, उसमें हमें ये देखना होता है कि फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी बार अकर हो रहा है। तो ए कितनी बार अकर हो रहा है? 1 2 3 4। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। एंड ऐसे ही बाकी सबका भी फ्रीक्वेंसी, ये पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ऐसे ही ये सारे डेटा जो हैं, इनका ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया हुआ है। So this is very easy. Tally marks तो 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 10 ऐसे बनाए जाते हैं। Then relative frequency. Relative frequency is very important and ये इसका मतलब होता है frequency of the respective category। हमें जैसे A का चाहिए, तो A की फ्रीक्वेंसी है 4 एंड टोटल नंबर ऑफ अक्रेंसेस सबकी मिला के टोटल वैल्यूज जो है हमारे पास वो है 10। तो relative frequency of A, relative frequency of A is its frequency upon total. ओके, इसमें कोई डाउट? No, ma'am. ओके, ग्रेट। सो मतलब एक फॉर्मूला भी कर सकते हो आप, जैसे फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव मतलब कि रिलेटिवली टू द टोटल। अब सम जो है सारी फ्रीक्वेंसीज का, फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। जैसे अगर हम 4/10 भी करें तो 0.4 आता है। इट्स ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। एंड सबका सम भी लेंगे जब, तो 1 आएगा। सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल इज इक्वल टू 1। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि 0 से 1 के बीच में लाई करता है एंड द सम इज इक्वल टू 1।
अब ये लेक्चर 2.1 इसी के बारे में था, फर्स्ट लेक्चर ऑफ वीक 2। अब सेकंड लेक्चर में हमें बताया गया है चार्ट्स के बारे में। देयर आर टू चार्ट्स फॉर कैटेगोरिकल डेटा। वन इज बार चार्ट एंड वन इज पाई चार्ट। और एक और भी चार्ट होता है, बट वो बार चार्ट का ही एक टाइप है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो यही मोस्ट कॉमन डिस्प्लेज है, बार चार्ट एंड पाई चार्ट। पाई चार्ट ऐसा कुछ दिखता है, मतलब कि अगर हमें किसी चीज का पोर्शन दिखाना है कि एक पार्टी थी, बार्टर, आई मीन पूल पार्टी थी जिसमें सब लोग अपना अपना पोर्शन देते हैं। तो उसमें अगर हमें किसी एक का पोर्शन पूछा गया है एंड उसमें एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा सिचुएशन देके दैट देयर इज अ पूल पार्टी एंड हमें ए का कंट्रीब्यूशन निकालना है, एंड इसमें कौन सा ग्राफ यूज हो सकता है। उसमें ऑप्शन दिया जाता है पाई चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम वगैरह भी ऑप्शंस में होता है। तो इसमें आपको पाई चार्ट सेलेक्ट करना है, बिकॉज अगर किसी चीज का शेयर हमें दिखाना है, किसी चीज का पोर्शन हमें दिखाना है, तो इन दोनों चीजों के लिए हमेशा पाई चार्ट यूज किया जाता है। तो ये ऐसा दिखता है। एंड मैम लेक्चर्स में ऐसे बनवाती भी हैं, तो वो भी मैंने बनाया था एक ऐसे करके, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। एंड जिसका लार्जेस्ट स्लाइस होता है, मतलब कि ये स्लाइसेस है, ये एक दो तीन चार स्लाइसेस है, जिसका लार्जेस्ट स्लाइस होगा वो होगा मोड। मोड इज द नंबर और द कैरेक्टर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। देन ये देखो, पाई चार्ट इज यूज टू शो पोर्शन of categorical data. One category makes more than half of all. जब हम लोग आगे पढ़ते हैं बार चार्ट के बारे में, बार चार्ट्स ऐसे दिखते हैं। एंड बार चार्ट, हाँ, बार चार्ट्स कुछ ऐसे दिखते हैं, मतलब ब्लू, ग्रीन, इस टाइप के होते हैं बार चार्ट। एंड इसमें हम लोग को अगर मोड चाहिए तो हम लोग क्या देखेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी। हाँ अरे, ओके, आई थिंक यू सेड दिस ओनली, लॉन्गेस्ट बार। जिसकी भी लॉन्गेस्ट बार होगी वो मोड होगा। जैसे यहाँ पे कौन है मोड इस बार चार्ट में। ग्रीन। यस, ग्रीन। ग्रीन, बिकॉज उसका लॉन्गेस्ट बार है। अब आगे चलते हैं। ये एक थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ है। इसका मतलब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, बिकॉज उसमें थोड़ा बड़ा सा दिया होता है लेक्चर में। बट परेटो चार्ट इज, इट्स जस्ट लाइक, इट्स अ बार चार्ट, बट जब फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अलाइंड हो। जैसे अगर ये वाला ग्राफ देखें तो इसमें ए सबसे आगे होगा, या हाँ ये देखो, अगर ऐसा सा कुछ ग्राफ है बार चार्ट में। मैम, मैम लाइक एक सीक्वेंस में ना। यस यस, परफेक्ट, इन अ फ्रीक्वेंट मैनर, इन अ फ्रीक्वेंसी मैनर। यस, सो सबसे ज्यादा जिसकी होगी वो आगे होगा। एंड ऐसे जस्ट ऑर्डर कर देता है ये बार चार्ट को, इस तरह से ऑर्डर कर देता है। सो पाई चार्ट एंड परेटो चार्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट दैट परेटो चार्ट में बार चार्ट ऑर्डर्ड हो जाता है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली। अब लेक्चर 2.2, सेकेंड लेक्चर ऑफ वीक 2 हो गया, उसकी समरी देख लेते हैं।
A bar chart is used to show frequencies of a categorical variable. If ordinal, the order of categories is preserved. Order of categories मतलब कि जैसे यहाँ bad ratings, good ratings and excellent ratings. तो अगर हमें इनका ग्राफ बनाना है, जैसे बैड 3 है, गुड 2 है एंड एक्सीलेंट 1 है, तो फिर ये ऑर्डर के हिसाब से होगा। यहाँ होगा बैड, यहाँ होगा गुड, यहाँ होगा एक्सीलेंट। सो ऑर्डर के हिसाब से होगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डिनल वेरिएबल्स में ऑर्डर शुड बी प्रिजर्व्ड। देन द बार्स कैन बी ओरिएंटेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हाँ, तो ये है वर्टिकल एंड ये हो जाएंगी हॉरिजॉन्टल, ऐसे। A Pareto chart is a bar chart when the categories are sorted by frequency. This is an important point. चलो अब लेक्चर 2.3 का देख लेते हैं। लेक्चर 2.3 में बताई जा रही है बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मेक अ ग्राफ। इसमें फर्स्ट है तो हमें अपना पर्पस पता होना चाहिए। सेकंड, ग्राफ वाइजली चूज होना चाहिए। पाई चार्ट्स को कंपेयर पार्ट्स ऑफ होल के लिए यूज किया जाता है एंड बार ग्राफ को डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करना तो यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे रेड, ये कलर्स हैं, कलर्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए बार चार्ट यूज हो रहा है। एंड पाई चार्ट, ये मार्केट शेयर में डिफरेंट प्रोडक्ट्स का पार्ट या शेयर दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। देन सेकंड, थर्ड थिंग इज यू शुड लेबल योर डेटा। जैसे यहाँ पे ये एक परफेक्ट पाई चार्ट है, इसमें परफेक्ट लेबलिंग भी है, कलर्स भी हैं एंड परसेंटेजेस भी मेंशन्ड है। एंड ये भी देखो, बार चार्ट जो है ऊपर, ये भी परफेक्टली लेबल्ड है क्योंकि इसमें ये कलर्स के नाम मेंशन्ड है अच्छे से। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन्ड है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी लेबल्ड है। तो दिस इज अ परफेक्ट बार ग्राफ। एंड देन फोर्थ थिंग, टू मेनी कैटेगरीज अच्छा नहीं लगता। जैसे यहाँ पे देखो, ऐसा करने से कुछ इंफॉर्मेशन हाइड हो सकती है, राइट? अगर इतना ज्यादा जूम्ड आउट होगा, इतनी सारी कैटेगरीज हैं, तो कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हाइड हो सकती है। सो वी शुड कीप important categories. Then last and most important thing, it should obey the area principle. Area principle का मतलब है कि area occupied by the part of a graph should correspond the amount it presents. जैसे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखो, जैसे पाई चार्ट में ये स्लाइस का जो पार्ट है, दिस शुड बी इक्वल टू द पार्ट इट रिप्रेजेंट्स। कि अगर ये 14.3% है तो ये उतना ही होना चाहिए। और इस बार ग्राफ में जो सबसे ज्यादा टॉप पे है वो अपने पार्ट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है? ओके, एरिया प्रिंसिपल समझ आ गया? हाँ मेरे को फिर से समझा दीजिए। हाँ, एक बार फिर से समझा दीजिए ना। एरिया प्रिंसिपल। यस मैम। ओके ओके। सो एरिया प्रिंसिपल का ये मतलब है कि जितना पार्ट कोई डेटा प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है, मैं एक बार जूम कर लेती हूँ। हाँ, जितना रिप्रेजेंट करता है
उतना ही शो करना चाहिए। इसका ये सिंपल मतलब है कि अगर ये कम पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कम ही शो करेगा, कम ही ऑक्यूपाई करेगा। एंड अगर ये वाली चीज सबसे ज्यादा पार्ट ऑक्यूपाई कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये दिखने में भी ज्यादा लगना चाहिए। तो जो चीज ज्यादा पार्ट रिप्रेजेंट कर रही है वो ज्यादा ऑक्यूपाई करनी चाहिए। जैसे 19% है सबसे ज्यादा हाई, तो ये सबसे ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करना चाहिए, एरिया। एरिया इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्यूपेंस, या परसेंटेज के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे 9.5 लोएस्ट है दिखने में, तो फिर ये उसके हिसाब से ही ऑक्यूपाई करेगा जगह। ऐसा नहीं है कि 9.5 है तो फिर बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, नहीं, अपने हिसाब से ही करेगा। एंड इस बार चार्ट में भी ये ए नेगेटिव, बहुत ही कम लोग हैं, तो ये अपने परसेंटेज के हिसाब से या फिर अपने काउंट के हिसाब से ही, अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी, ऑक्यूपाई करेगा एरिया। एंड इसमें ए प्लस, ए पॉजिटिव में बहुत सारे लोग हैं, तो ये अपने काउंट के हिसाब से ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा नहीं है कि ए पॉजिटिव में बहुत सारे लोग हैं तो वो कम एरिया ऑक्यूपाई करे। ठीक है। अंडरस्टूड मैम। ओके ग्रेट। यस, लेक्चर 2.3 वो भी एंड होता है। एंड अब 2.4 था एक, मिसलीडिंग ग्राफ्स के बारे में। सो इट्स जस्ट दैट जो बहुत ज्यादा सुंदर से डेकोरेटेड होते हैं ग्राफ्स, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब 42.5 एंड 150.3, इनमें कितना डिफरेंस है। बट आपको देखने में सबसे ऊपर कौन सा लग रहा है दिखने में? 42.5। हाँ, 42.5। तो ये क्या करेक्ट है या फिर रॉन्ग है? दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 42.5 अपने ये एरिया प्रिंसिपल नहीं कर रहा, ओबे एरिया प्रिंसिपल। क्योंकि 42.5 को लो होना चाहिए था, 150.3 को सबसे ज्यादा ऊपर। सो इट्स जस्ट दैट जो डेकोरेटेड ग्राफ्स होते हैं ज्यादा, ये देखो बॉटल्स वगैरह बनाई हुई हैं एंड 3D टाइप का बनाया हुआ है, सो दीज आर नॉट रियली ओबेइंग द एरिया प्रिंसिपल एंड रॉन्ग होते हैं, तो मतलब मिसलीडिंग होते हैं। सो मिसलीडिंग ग्राफ्स में फर्स्ट टाइप है डेकोरेटेड। यहाँ पे देखो कोई बेस लाइन भी नहीं है। बेस लाइन होती है जो नीचे वाली एक लाइन होती है ना, ये वाली, ये बेस लाइन है। एंड देयर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बेस लाइन शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस लाइन शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अगर जीरो से नहीं स्टार्ट हो रही है तो उसको ट्रंकेटेड ग्राफ बोलते हैं। ओके, टू टाइप्स ऑफ मिसलीडिंग ग्राफ्स, डेकोरेटेड एंड ट्रंकेटेड। डेकोरेटेड ones violate the area principle and truncated में बेसलाइन जीरो पे नहीं होती। ओके, मैम अगर ट्रंकेटेड में जीरो में ये स्टार्ट नहीं होती तो फिर मतलब किस नंबर से स्टार्ट होती, मतलब कोई भी नंबर? हाँ मैं दिखाती हूँ। हाँ मतलब कोई भी नंबर से वो स्टार्ट कर देते हैं एक, हाँ ये देखो, ये वाला आप देखो जरा, यहाँ पे इन्होंने 75 से शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनमें से कौन से रीजन की वजह से ये ग्राफ मिसलीडिंग है, तो उसमें हमें रीजन बताना पड़ता है। उसमें ऐसा ऑप्शन होता है, बेस लाइन इज नॉट एट जीरो। सो अगर बेस लाइन इज नॉट एट जीरो तो आप वो वाला सिलेक्ट करोगे। ठीक है। ओके मैम। हाँ देन ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आपने शायद ग्रेडेड असाइनमेंट में होगा, तो उसमें ना पाई चार्ट बनाते हैं एंड उसमें कुछ परसेंटेजेस मेंशन करते हैं। So, तो यहाँ पे वो 10% अगर मेंशन कर देते हैं एंड सबसे लो वाले में कुछ ज्यादा नंबर मेंशन कर देते हैं, तो उसमें ऑप्शंस होते हैं, इट डजंट ओबे एरिया प्रिंसिपल,
एंड वैल्यूज आर रॉन्ग, तो ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें टिक करना होता है कि डजंट ओबे एरिया प्रिंसिपल, कि जिसका सबसे ज्यादा है वो 10% क्यों मेंशन करा हुआ है उन्होंने। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। मैं पीवाईक्यू शीट बना दूंगी आज ही, वीक 2 का, एंड कल परसों तक ओके। शेयर। हाँ तन्मय। ओके मैम। ओके ओके। सो आर्यन, एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, गुड। अब है हमारा लास्ट टॉपिक, विच इज द लास्ट लेक्चर, लेक्चर 5 ऑफ वीक 2। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो होते हैं उसमें सिर्फ दो चीजें यूज कर सकते हैं हम लोग, मेजर्स। एक तो होता है मोड एंड एक होता है मीडियन। इसमें कोई मीन नहीं निकाल सकते हैं एंड बाकी भी कुछ नहीं। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बीच का नंबर या बीच की वैल्यू ढूंढने के लिए। फर्स्ट इज मोड। मोड अभी हमने देखा था जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। जैसे हम्म, हाँ, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट बार इन अ बार चार्ट, ये बार चार्ट है, इसमें ये एक छोटा सा है, ये लंबा सा है। सो इसमें मोड कौन सा वाला होगा? सेकंड वन। यस, वेरी गुड। इसमें बी मोड होगा। एंड अगर स्लाइस, आई मीन पाई चार्ट है, तो फिर जो सबसे बड़ी स्लाइस है, हम्म, इसमें ये वाली जो सबसे बड़ी स्लाइस है ये होगी मोड। यस। एंड परेटो चार्ट जो होता है उसमें तो जो फर्स्ट वाला होगा वो ही होगा सबसे हाईएस्ट, उसके बाद डिक्रीज होती जाती है फ्रीक्वेंसी। परेटो चार्ट जो है उसमें फर्स्ट वाला ही मोड होगा। लास्ट वाला भी हो सकता है मैम। लास्ट वाला डिक्रीज ऑर्डर, मोड, अरे इंक्रीज ऑर्डर में अगर लगा देंगे। हाँ अगर वेरी गुड वेरी गुड, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो लास्ट वाला भी हो सकता है। राइट। सो परेटो चार्ट में या तो फर्स्ट होगा या तो लास्ट होगा। वैसे तो मोस्टली फर्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अलाइन करते हैं परेटो चार्ट में। ओके, मोड का तो हमें पता चल गया, मोस्ट फ्रीक्वेंट। अब हम लोग मीडियन को देख लेते हैं। मीडियन का मतलब है मिडल ऑब्जर्वेशन। अब डेटा जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 15 स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज क्या करेंगे मीडियन के लिए? ऑर्डर कर लेंगे, सारे एज को एक साथ ले आएंगे, ए बी को एक साथ एंड सी डी को एक साथ। ये एज है, उसके बाद बी अलग, ऑर्डर होना चाहिए पूरा, सी एंड डी। पहले तो ऑर्डर करेंगे, उसके बाद जो मिडल वाली ऑब्जर्वेशन होगी उसको निकालेंगे। सो यहाँ पे मिडल ऑब्जर्वेशन बी है, इसलिए आंसर बी होगा। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता मीडियन का, बट वो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में होता है, तो वो हम वीक 3 में जब आएगा तब पढ़ेंगे। अभी के लिए तो ये मीडियन होता है, मिडल ऑब्जर्वेशन। मीडियन इज मिडल ऑब्जर्वेशन इन ऑर्डर्ड डेटा। एंड मोड के लिए ऑर्डर नहीं करना पड़ता, मोड में तो बस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये सो दिस वाइंड्स अप आवर सेशन एंड पूरा वीक 2 कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है क्या वीक 2 में? नो मैम।
ओके, तो हम लोग ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्विंग सेशन कब रखें? मैम टुमारो। टुमारो? अच्छा, उसकी डेडलाइन है 9th अक्टूबर। सो लेट्स प्लान कि मैं पीवाईक्यू भेज देती हूँ कल। पीवाईक्यू पीडीएफ जैसे वीक 1 के लिए भेजी थी ना, तो वो आप लोग सॉल्व कर लेना। एंड संडे को या मंडे को मैं वो सेशन रखती हूँ जिसमें ग्रेडेड असाइनमेंट भी हो जाएगी एंड पीवाईक्यू वाली पीडीएफ के डाउट्स भी हो जाएंगे जैसे पहले किया था। इज इट फाइन? श्योर मैम। नो? श्योर मैम श्योर। अच्छा, श्योर। ओके। सो कोई भी डाउट आए आपको तो फिर आप ग्रुप पे डाल देना या मुझे मैसेज कर देना। एंड मैं ये नोट्स अभी डालूं या बाद में? एनी टाइम मैम। ओके। यहाँ पे इसमें मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा हुआ है जो कि आई थिंक एक्टिविटी क्वेश्चन का है, या पता नहीं, एक्टिविटी क्वेश्चन का ही है शायद से। तो ये भी मैं एक बार सेशन में ले लूंगी। ओके, so let's end the session. Thank you so much for joining, both of you. Bye. And Yeah, bye. थैंक यू मैम। Bye.